Hello everyone. Today we are coming back with our thermodynamics lecture number 90. Okay. So last lecture हमने देख लिया था entropy of an perfect gas that is ideal gas. Ideal gas का हमने derivation complete किया था last lecture में. तो अभी ये lecture में हमें देखना है entropy of a steam. तो हमें steam क्या होता है मालूम है, मतलब वेपराइजेशन फॉर्म में जो रहता है. ओके, गैस मतलब लिक्विड से जो भाप निकलती है, ओके ना, उसी को स्टीम बोलते हैं. ओके, तो हमें वही देखना है यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ ए स्टीम यहाँ पे कंसिडर करना है. एंट्रोपी चेंज इन ए स्टीम. ओके, तो हमें ये यहाँ पे बताना है कि कितना स्टीम में कितना चेंज होगा. तो इसलिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर द आइस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर एट टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर T1 केल्विन. ओके ना, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर वाटर से गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब हमारा स्टीम में. ओके, वाटर टू स्टीम मतलब ये चला गया, तो ये कितना होगा एट टेम्परेचर T2 केल्विन. ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे उसकी एंट्रोपी फाइंड करनी है. तो इसलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कंसिडर करेंगे. ओके ना, फर्स्ट स्टेप में ये देखेंगे, सेकेंड स्टेप में कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज, एंड थर्ड स्टेट में ये कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा. ओके ना, मतलब वाटर टू स्टीम कन्वर्ट होगा तभी कितना एंट्रोपी चेंज होगा वो देखेंगे. तो इसका पहले स्टेप देख लेते हैं, स्टेप 1. ओके, इसको ले लेते हैं स्टेप 1 इन विच द आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर, मतलब कन्वर्टेड इनटू वाटर एट टेम्परेचर T1 केल्विन. ओके, मतलब इतना T1 अमाउंट का जो है टेम्परेचर है. ओके, यहाँ पे T1 हमने टेम्परेचर कंसिडर कर दिया है, तो ये टेम्परेचर पे क्या हो गया, आइस वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. ओके ना, मतलब ये क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में फॉर्म में यहाँ पे चला गया, मतलब सॉलिड टू लिक्विड. ओके, नाउ वी हैव टू राइट द एंट्रोपी चेंज. तो एंट्रोपी चेंज ये केस में क्या होगा, डेल्टा S1 लिखते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें जो कन्वर्ट हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इस केस में हम लोग कंसिडर करते हैं दिस इज अ Q1 अमाउंट. ओके ना, Q1 अमाउंट ऑफ दैट इज Q कंसिडर करते हैं. ओके, ठीक है, अरे डेल्टा Q अपॉन T, इधर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है दैट इज अ T1. ओके, डेल्टा Q अपॉन T1. Now we have to write one more thing, that is there is a one thing that is a solid is converted into liquid at constant temperature that is a T1. मतलब T1 के टेम्परेचर पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. अगर ऐसा कभी भी होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड या फिर किसी भी लिक्विड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, ऐसा कुछ भी होता है, एक एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे चेंज होता है, तो हमारी जो हीट रहती है उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट. ओके, उसके लिए नाम दिया गया है लैटेंट हीट, यहाँ पे लिखता हूँ लैटेंट हीट. ओके, तो ये अलग अलग रहती है. तो देखो यहाँ पे हमने जो लैटेंट हीट देखी ये आइस की है. ओके ना, क्योंकि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ आइस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं LI. ओके ना, LI मतलब आई शॉर्ट लिखो, ओके ना, स्मॉल आई. सो इसे हम बोलते हैं LI, और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे LI अपॉन T1. ओके, मतलब इस हीट की जगह पे हमने लैटेंट हीट यहाँ पे लिख दी है. ओके ना, कंसिडर किया है. क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारी स्टेट चेंज हो गई है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा तभी सिर्फ लैटेंट हीट आ सकती है. ओके ना, कोई भी अगर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर कन्वर्ट होता है सब्सटेंस तो ही हम लोग लैटेंट हीट लिख सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज स्टेप 2. ओके ना, यहाँ पे अभी स्टेप 1 का आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेप 1 एक्चुअल में हमने किया क्या, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे ये स्टेप में. ओके, अभी स्टेप 2 जाते हैं. हमारा स्टेप 2 एक्चुअल में है क्या, स्टेप 2. ओके, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जस्ट दिस वाटर एट टेम्परेचर T1 केल्विन इज हीटेड टू T2 केल्विन. ओके, मतलब T1 से T2 इसको हीट किया गया. ओके ना, इस पानी को. ओके, तो हीट करने की वजह से इसमें कुछ एंट्रोपी चेंज आएगा, तो वो चेंज हमें लिखना है यहाँ पे. ओके, सो क्या लिखेंगे, डेल्टा S2 लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे डेल्टा Q/T लिख देंगे
ओके, यहाँ पे टी लिखते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अभी T1 से T2 जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे कंसिडर कर देंगे टी। ओके, अभी हमें पता है जो हमने ये देखा था स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जो था हमारे पास था, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी 1/m, ऐसा फॉर्मूला था। ओके ना, तो इससे फॉर्मूला डेल्टा क्यू निकालना है तो क्या बनेगा, mCV इंटू टी dt। ओके ना, इस लाइक दिस। ओके, तो अभी हमें ये यहाँ पे पुट करना है इस वैल्यू में। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास हमने खाली 1 ग्राम कंसिडर किया है। ओके ना, ज़्यादा हमने नहीं कंसिडर किया, तो इसलिए मास का तो इश्यू नहीं होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये CV dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, तो CV की जगह पे मैं C लिखता हूँ सिर्फ। ओके ना, और यहाँ पे dt एंड डिवाइड बाई टी है, तो इसको यहाँ पे t लिख देता हूँ, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन है तो ऐसे लिख देता हूँ T1/T2। अभी देखो हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे T1 to T2 इंटीग्रेशन है, C कांस्टेंट है। ओके ना, मतलब जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। C डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और जो अभी इंटीग्रेशन खाली इसका करना है T1 to T2 इंटीग्रेशन dt/t, तो क्या 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ t। ओके ना, ln ऑफ t आएगा। फिर हमें लिमिट्स देने हैं, लिमिट देने के बाद क्या होगा, T2 और हायर है और T1 हमारा लोअर लिमिट है, तो हमारा बनेगा क्या यहाँ पे ln ऑफ T2/T1। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा C हमारा कांस्टेंट था वो, देन ln दैट इज द नेचुरल लॉग ऑफ T2/T1। एक्चुअल में कैसे हो रहा है देखो, ln ऑफ T2 माइनस ln ऑफ T1 ऐसा आएगा। फिर हम लोग जो लॉग है, लॉग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके ना, डिवाइड बाई में ऐसे लिख सकते हो। ओके ना, T2/T1 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये क्लियर नहीं होगा तो लास्ट लेक्चर्स को देख लो, उसमें हमने इस तरह के स्टेप्स बहुत किए। ओके ना, तो वहाँ पे ऐसे सिंपल इंटीग्रेशन मालूम पड़ जाएंगे। ओके, ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। ओके, 1/t का इंटीग्रेशन हमेशा log ऑफ t आएगा। ओके ना, फिर उसके बाद हमने खाली लिमिट्स दे दिए, लिमिट्स देने के बाद ये हमें वैल्यू मिल गई T2/T1। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते इक्वेशंस, लिखते इसको 1 लिख देते, ये वाला इक्वेशन को 2 लिखते, ये ज़रूरत नहीं थी हमारा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, देन देखो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अभी क्या हो गया हमारा, अभी आइस से वाटर हो गया, वाटर को हमने हीट भी दे दिया। ओके ना, चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, T2 पे जब हमने हीट दे दिया, उसके बाद जब वो T2 तक पहुँच गया, ओके ना, वो टाइम पे क्या हो गया, T2 के बाद उसका वाटर में से स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ओके ना, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ओके, चेंज हमारा डायरेक्ट वाटर से स्टीम में हो गया। तो अभी हम लोग वो देखेंगे कि एक्चुअल में क्या यहाँ पे एंट्रोपी चेंज आया। तो देखो, देखते हैं स्टेप 3, डेट इज यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी जो वाटर है वो एट T2 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो गया है T2 केल्विन पे। ओके, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पे T1 था, वैसे यहाँ पे T2 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम आएगी, जो फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड हम लिखेंगे वो। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा S3 इज इक्वल टू, तो डेल्टा S3 अभी क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाई, देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हमने कन्वर्ट हुई है, तो देखो क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी। तो टी कौन सा है, T2, तो यहाँ पे T2 लिख देते। ओके, और यहाँ पे भी अभी सेम चीज़ होगी, क्या होगी वो, लैटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन क्या हुआ है, कन्वर्जन देखो वाटर से स्टीम हो गया, मतलब लिक्विड स्टेट से यहाँ पे गैसियस स्टेट में आ गया। ओके ना, जो हमारा पहले सॉलिड था आइस, और ये वाटर है वो लिक्विड था। ओके, एंड देन ये गैस था। ओके, गैसियस फॉर्म में था। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अभी लिक्विड से स्टीम में चला गया, मतलब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला गया। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, T2 है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कोई स्टेट चेंज हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, लैटेंट हीट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वाटर कंसिडर करेंगे। ये जो फर्स्ट में हमने क्या देखा था, आइस से वाटर हुआ था, इसलिए लैटेंट हीट ऑफ आइस कंसिडर किया था। अभी हम लोग देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे जो हीट रहेगी वो उसको बोलेंगे हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वाटर। ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वाटर। वो डिनोट भी कैसे करेंगे हम लोग, L
ऑफ डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे एल आई किया था फॉर आइस, एल डब्ल्यू करेंगे वाटर के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको एल डब्ल्यू। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट एल डब्ल्यू लेटेंट हीट ऑफ वाटर डिवाइड बाय T2 टेम्परेचर। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन 3। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप का हमें एंट्रोपी चेंज मिल गया, सेकेंड स्टेप का एंट्रोपी चेंज हमने फाइंड कर लिया, देन थर्ड स्टेज का भी एंट्रोपी चेंज हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी हमें देखना है टोटल एंट्रोपी चेंज कितना हो गया इसमें। सो वी कैन राइट टोटल चेंज इन एंट्रोपी इन दिस प्रोसेस, मीन्स कौन सा प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। ओके, जो स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है, एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है उसमें वो। ओके, तो टोटल चेंज हमने देखने के लिए क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू जितने भी हमारे एंट्रोपी चेंज है सबको ऐड कर देते हैं, डेल्टा S1 डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। तो वह ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट है Li अपॉन T1, ये वाला इक्वेशन। देन सेकेंड है हमारा ये CLN ऑफ CLN दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ T2 बाई T1। ओके, देन थर्ड दैट इज अ LW दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ वाटर डिवाइड बाय T2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया, चेंज इन एंट्रोपी इस तरह से चेंज हो गई है, Li अपॉन T1 प्लस CLN ऑफ T2 बाई T1 प्लस LW बाई T2। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग ये इक्वेशन बन गया, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम। ओके, तो एंट्रोपी चेंज स्टीम के केस में कितना चेंज हुआ वो ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो इसमें हमने देखा, देखो वन बाय वन एक एक स्टेप का एंट्रोपी चेंज देखा, आइस टू वाटर में कितना चेंज हुआ, फिर वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो उसके बाद उसमें चेंज कितना हुआ, एंड एट लास्ट दैट इज एट स्टीम टाइम दैट इज अ वाटर टू स्टीम जो हुआ उसमें कितना चेंज हुआ ये। तो इस तरह से हमें अलग अलग एंट्रोपी चेंजेस यहाँ पे मिले और उसको हम लोगों ने बाद में ऐड कर दिया। ओके ना, सुपरपोज कर दिया यहाँ पे इन तीनों को, और फिर यहाँ पे हमें एंट्रोपी चेंज ऑफ द टोटल सिस्टम यहाँ पे मिल गई है। ओके ना, ये टोटल सिस्टम के लिए, ओके टोटल प्रोसेस मतलब टोटल प्रोसेस जो हुई है उसके लिए यहाँ पे एंट्रोपी चेंज है। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्रोपी चेंज इन अ स्टीम यहाँ पे सब फाइंड कर लिया है। नाउ इफ़ यू कंसिडर द m ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ओके ना, यहाँ पे m ग्राम का हमने ग्राम ऑफ सब्सटेंस अगर कंसिडर करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ओके बाय स्मॉल m। ओके, मतलब हमने यहाँ पे तो 1 ग्राम कंसिडर किया था इसलिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ओके, लेकिन अगर हम लोग m ग्राम कंसिडर करते तो इसको m से खाली मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा। तो हमारा जो हीट है, जो Q अमाउंट ऑफ हीट, ओके दैट कंप्लीट कन्वर्ट इनटू दी दैट नॉट कम्प्लीटली बट दैट कन्वर्ट इनटू दी वर्क। ओके, तो क्या होता है कुछ अमाउंट का हीट यहाँ पे ये भी हो जाएगा, तो जो वर्क होगा उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क। और जो अमाउंट का हीट नहीं यूज होगा, ओके ना, विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर वर्क इज नोन एज दी अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी क्या है वो हमें देखना है आगे। ठीक है, हमने अभी एंट्रोपी तो हमें पता चल गया क्या है, तो अभी ये देखना है कि अनअवेलेबल एनर्जी एक्चुअल में चीज़ ये क्या है। ओके, और इतना याद रखो कि जैसे ही एंट्रोपी चेंज होगा, ओके एंट्रोपी जितना इंक्रीज, एंट्रोपी चेंज जितना ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगा, ओके तो अनअवेलेबल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। ओके, उस तरह से मतलब ये जैसे जैसे बढ़ेगा, ओके उस तरह से इसका ये चेंज भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अभी और एक टॉपिक हमें देखना है दैट इज़ द अनअवेलेबल एनर्जी का। ओके ना, अभी एंट्रोपी तो हमें पता चलेगा क्या है, तो अभी इसी के साथ एक और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अनअवेलेबल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। ओके ना, वो हम लिखते हैं। ठीक है, नाउ हम कंसिडर कर रहे हैं हमें कि अनअवेलेबल एनर्जी दैट इज आवर टॉपिक इज द एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। तो एंट्रोपी क्या है हमने देख लिया, एंट्रोपी मतलब दिस इज द डिसऑर्डरनेस। ओके ना, डिसऑर्डरनेस कितना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ओके सिस्टम में, वो
काउंट करने का काम, डिटरमाइन करने का काम है एंट्रोपी का। ओके, उससे हम लोग एंट्रोपी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें देखना है अनअवेलेबल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। तो देखो क्या होता है, हम लोग जब सिस्टम कंसिडर करते हैं तो कुछ अमाउंट का हीट हमें यूज़फुल है जो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेकिन कुछ अमाउंट का हीट है जो हमारे यूज़फुल ही नहीं है। तो जो हमारा जो हीट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज़ अनअवेलेबल फॉर टू मेक द वर्क। ओके ना, टू कन्वर्ट इनटू द वर्क में कन्वर्ट होने के लिए जो अनअवेलेबल है उस एनर्जी को हम लोग बोल देंगे कि अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, जनरल ऐसे बोलते हैं। ओके, तो नाउ कंसिडर द कार्नोट साइकिल, दैट इज़ अ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल एक है रिवर्सिबल साइकिल है। तो रिवर्सिबल के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, हमारे जो टेम्परेचर प्रेशर है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए। मतलब T1 और T2 है, ये भले ही हमारा T1 ज़्यादा है T2 से, तो भी हमें क्या कंसिडर करने, हमारे जो सिस्टम्स है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आनी चाहिए। ओके, T1 T2 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमें इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है कि जो बीच में हम लोग जो कॉन्टैक्ट देंगे, यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर कर देंगे, फिर बीच में और एक सिस्टम ऐसे ऐसे करके हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट रहेगा, इसमें और टेम्परेचर दोनों के, अगर यहाँ पे T1 हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे T2 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे T1 कंसिडर करते हैं, T1 से T2 में हीट फ्लो होगी। ओके, लेकिन क्या ये दोनों के बीच में भी एक टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे भी एक टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो ये टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे रिवर्सिबल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने जो कंडीशन दी है, ओके, रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, उसमें क्या दिया गया है कि अगर ज़्यादा चेंज होगा तो ये रिवर्स जा नहीं पाएगी, अगर कम चेंज होगा तो स्मॉल उसमें कोई भी हम लोग चेंज भी कर देंगे। ओके ना, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इसमें तो क्या स्मॉल चेंज से भी वो रिवर्स कर जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे मैंने ये 3-4 रखे, ऐसे नहीं रहेंगे, बहुत सारे सिस्टम्स रहेंगे, तो वो कंप्लीटली रिवर्सिबल बन सकते हैं। ओके, इस तरह से उसने बताया गया। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे तो बीच में जो चेंज है वो ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर क्या होने वाला है, कुछ अमाउंट की हीट है जो हमें अनअवेलेबल होगी, मतलब वो काम ही नहीं आएगी हमें। ओके, ऐसे भी अमाउंट की हीट यहाँ पे होगी, मतलब कैसे होगी, T1 है, यहाँ पे T2 है, तो बीच में सब काम करेगा, तो लास्ट में सबसे एंड जो रहेगा कोल्डेस्ट, जो हमारा सिंक का सबसे कोल्डेस्ट जो टेम्परेचर रहेगा, वो टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ नहीं होगा हमें। ओके ना, तो हम उसको अनअवेलेबल कंसिडर कर सकते हैं। ओके ना, वो टेम्परेचर पे ज़्यादा ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग उस तरह से उसको देखेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा जो टेम्परेचर है उसको T कंसिडर कर देते हैं। ठीक है ना, जो हमारा सोर्स है उसके लिए हम लोग टेम्परेचर करेंगे T, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज द T। ओके, मतलब क्या हो गया, हमारा जो Q अमाउंट का हीट है दैट इज सप्लाई टू दी, दैट इज absorbed from the source and then converted into this work. Okay na, and the coldest temperature of the sink that is considered. Okay na, तो coldest reservoir और coldest temperature of the sink. ओके, तो वो कितना हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे T0 कंसिडर किया। ओके, तो हम लोग देखो T0 कंसिडर किया है, तो अभी हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे इफिशियंसी के लिए। तो इफिशियंसी का हमारा इक्वेशन कहता है ईटा इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय द हीट एब्जॉर्ब्ड। तो हीट एब्जॉर्ब्ड हमने यहाँ पे क्या किया है, Q अमाउंट का हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया है। ओके, इसको हम लोग फिर T के फॉर्म में भी लिखते थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग T के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज T माइनस T0 डिवाइड बाई T, दैट इज 1 माइनस T0 अपॉन T। T0 क्यों लिखा है यहाँ पे, सबसे कोल्डेस्ट जो हमारा है, सबसे कोल्डेस्ट मतलब ये अगर हमारा T है तब सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो T0 रहेगा, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, वो बहुत लास्ट रहेगा। ओके, तो ये जो है कोल्डेस्ट, ये सबसे लास्ट में, बीच में भी बहुत सारे सिस्टम्स है तो वो बीच में काम कर लेंगे, तो ये जो कोल्डेस्ट है इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे यूज ही नहीं होगी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको अनअवेलेबल एनर्जी यहाँ पे होगी। ओके, तो हम लोग वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग 1 माइनस T0 अपॉन T कंसिडर किया यहाँ पे, देन नेक्स्ट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसका इतना अमाउंट का तो हमारा इफिशियंसी आ गया। ओके, तो अभी हम लोग कंसिडर थी हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए। ओके ना, ये W अपॉन Q देखा है, यहाँ पे मैक्सिमम वर्क है, तो अभी मैक्सिमम वर्क होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं W मैक्स, हमारा जो यहाँ पे हम लिख दिया W मैक्स दैट इज द मैक्सिमम वर्क। इसको हम लोग लिखेंगे Q को इधर भेज देंगे। ठीक है ना, Q को ये साइड भेज देते, ये जो वैल्यू है इसके साथ Q भेज देते, तो Q इंटू 1 माइनस T0 बाई T।
ओके, यहाँ पे ये आ गया। तो ये हमारा मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, दैट इज डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल क्यू इंटू 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी। तो ओके, तो मैक्सिमम वर्क हमें कब मिलेगा, जब ये वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो सकती है। ओके ना, ये जीरो हो जाएगी तभी हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। लेकिन हमारा सोर्स का तो टेम्परेचर फिक्स है, दैट इज टी, तो हमें खाली इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, दैट इज टी नॉट के वैल्यू पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और टी नॉट जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो हीट रहेगी वो कितना रहेगी, क्यू नॉट। और इस क्यू नॉट जो हीट है, हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी। तो वो क्यू नॉट हम लोग अभी फाइंड करेंगे, दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल टू, तो हमें रिलेशन पता है, एक रिलेशन यहाँ पे देखो, क्यू बाई टी, ओके ना, दैट इज क्यू वन बाई टी वन इज इक्वल टू क्यू टू बाई टी टू। ओके, इस तरह से रिलेशन था। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग क्यू नॉट बाई टी नॉट होगा ना, क्यू नॉट बाई टी नॉट का रिलेशन बनाएंगे, क्यू नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू क्यू वन बाई टी वन, इस तरह से रहेगा। ओके, सो हमें उस तरह से वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा एक एक चीज़। तो हम लोग कैसे देखो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्यू वन मत कंसिडर करो, यहाँ पे सिर्फ क्यू कंसिडर करो। ओके, क्यू बाई टी, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी हमने टी कंसिडर किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हीट रहेगी वो क्यू रहेगी। ओके, उस तरह से हम लोग वेरिएबल कंसिडर करते हैं। ओके, ये ज़्यादा इसका कुछ डिफरेंस नहीं है। क्यू नॉट मीन्स क्या रहेगा, सबसे कोल्डेस्ट जो चीज़ है, ओके ना, जो अनअवेलेबल हमें होने वाली है, सबसे कम जो टेम्परेचर है, सिंक का सबसे कोल्डेस्ट जो सबसे लो टेम्परेचर है वो ये रहेगा। ओके, टी नॉट। ओके, और जो हीट रहेगी वो टाइम पे वो क्यू नॉट है। ठीक है, तो अभी क्यू नॉट की वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो ये यहाँ पे इसको टी नॉट को यहाँ पे भेज दो, क्यू नॉट इज इक्वल टू टी नॉट मतलब क्यू इंटू टी नॉट बाई टी। ओके, तो ये यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका एनर्जी मिल गया, हीट एनर्जी यहाँ पे हमें फॉर्म मिल गया। ओके, हीट यहाँ पे क्या था, वो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमने फाउंड कर लिया। ओके, तो हमने कार्नोट साइकिल के लिए यहाँ पे देख लिया था। अभी हमें और एक सिस्टम के यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो एक वन बाय वन देखो। तो इसमें ये एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रहा है वो देख लो पहले। टेम्परेचर ऑफ दी सिंक, देखो यहाँ पे टी नॉट है, उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो सोर्स का टेम्परेचर है वो अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अनअवेलेबल एनर्जी हमारी कम कम होते जा सकती है। ओके, यहाँ से हमें ये पता चल गया। नाउ अभी हमने इसमें देख लिया कि ये टी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ओके ना, अनअवेलेबल एनर्जी जो है हमारी, इस एनर्जी को ही हमने नाम दिया गया है अनअवेलेबल हीट एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। अब हमें और एक केस कंसिडर करना है, दैट इज इसका प्रूफ बनाना है। ओके ना, जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो किस तरह से है, तो इसका एक प्रूफ आएगा। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। ओके, फॉर द अनअवेलेबल एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम लोग पहले कंसिडर करेंगे एक इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर करते हैं, दैट इज अ कंडक्शन ऑफ हीट। ये कौन सी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले हमने कार्नोट का देखा, दैट इज रिवर्सिबल है, और यहाँ पे इरिवर्सिबल कंसिडर करते हैं अभी। तो इरिवर्सिबल कंसिडर करके कंडक्शन ऑफ हीट एट टेम्परेचर T1। ओके, एट टेम्परेचर T1, एक पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, वो कहाँ पे पॉइंट होगा, T2 पे। ओके ना, यहाँ से कंडक्शन होगा T1 से लेके T2 पे। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडक्शन किया, एक पॉइंट पे है T1 और दूसरे पॉइंट पे है T2। तो अभी पहले इसमें कैसे करते हैं, इस इनिशियल पॉइंट से, ओके ना, इस पॉइंट से, दैट इज दिस पॉइंट, यहाँ पे हम अगर पॉइंट ए कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट कंडक्ट हो गई है, T2 तक कंडक्ट हो चुकी है। ओके, तो ये टाइम पे जो वर्क आएगा उसको हम लोग पहले W2 कंसिडर करते हैं। ओके ना, W1 बाद में लिखेंगे। ये जो वर्क आने वाला है इसको W2 कंसिडर करेंगे। तो ये W2 अमाउंट का जो वर्क है, दिस इज ड्यू टू दी हीट, दैट इज अ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसके सप्लाई हो गई है। T2 पे अभी पूरा हीट आ गया है, तो क्या ना, तो ये जो हीट आ गया है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे W2 को इस तरह से, ये फॉर्म में देखो, यहाँ पे हमने लिखा था W2, तो W को कैसे लिखा था, Q यहाँ पे चला गया 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी। तो टी नॉट क्या था, हमारा सिंक का टेम्परेचर था। ओके ना, तो यहाँ पे भी टी नॉट क्या आएगा, यहाँ पे T2 आएगा। ओके, तो टी नॉट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, टी नॉट हमारा सबसे कोल्डेस्ट जो रहेगा वो रहेगा, तो कोल्डेस्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सबसे कोल्डेस्ट रहेगा उसको टी नॉट ही कंसिडर करेंगे। ओके, सबसे जो कोल्डेस्ट रिजर्वायर का रहेगा वो टी नॉट ही कंसिडर।
तो ये एक इसके जैसा ही है, सिंक और अपना सोर्स और सिंक की तरह है, ओके ना। यहाँ से यहाँ सप्लाई हो गई है, ओके। तो अभी हम लोग एट T2 कर रहे हैं, तो इसलिए W2 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे निकालेंगे। तो W2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Q अमाउंट का हीट है, देखो Q, ओके ना। इस फॉर्मूला के साथ रिलेट करो, ओके। दैट इज 1 माइनस T0। अब यहाँ पे टेम्परेचर देखो क्या है, ये W2 अमाउंट क्या है, हम लोग T2 के अक्रॉस निकाले, ओके ना, क्योंकि सब हीट अभी सप्लाई हुआ है, कंडक्शन यहाँ पे T2 पे हो चुका है, ओके ना, कंडक्शन हो गया T2 पे, ओके। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे T2, ओके, 1 माइनस T0 अपॉन T2। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नाउ देर इज नो कंडक्शन, इफ देर इज नो कंडक्शन, अगर कंडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जितनी भी हीट है वो सब कहाँ पे रहेगी, T1 पे रहेगी, मतलब ये पहले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रहेगी, T1 पे सब हीट रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ये जो वर्क होने वाला है वो टाइम पे जो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो वर्क है, मतलब जो यहाँ से कोई ये नहीं होगा, पूरा हीट यहाँ पे ही रहा, ओके ना। तो वो टाइम पे हम लोग इसको लिखेंगे W1, वो टाइम पे जो वर्क रहेगा, वर्क फंक्शन, उसको हम लोग W1 कंसिडर करेंगे, ओके। क्योंकि हीट यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे ही है अभी तो W1 होगा, एंड जो यहाँ पे हीट हम कंसिडर करेंगे वो Q। अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस, एक स्मॉल चेंज खाली होगा, T0 तो वैसे ही रहेगा, ओके ना, T0 में कुछ चेंज नहीं करेंगे, और सिर्फ हमें टेम्परेचर चेंज करना है, दैट इज T इज T1, ओके। तो यहाँ पे T1 हो गया, सेकंड लिख दो यहाँ पे इक्वेशन 2, ओके। यहाँ पे जो टेम्परेचर हुआ वो इसका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज T1, यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो अभी हमें देखना है कि इसमें अनअवेलेबल एनर्जी कितनी थी, ओके। इस दोनों में भी अनअवेलेबल एनर्जी जो हमें यूज़ नहीं हुई, ओके, इसमें हमारी जो प्रोसेस थी उसमें यूज़ नहीं होगी, तो उस अनअवेलेबल एनर्जी है उसको मैं अवेलेबल एनर्जी को यहाँ पे मैं विथ ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना, कैपिटल ई, ओके। इस अनअवेलेबल एनर्जी एंड इट इज गिवन बाय दी W1 माइनस W2। अब W1 माइनस W2 क्यों लिया है मैंने, इसका भी रीज़न है, क्या है, हमारा जो T1 है, जो यहाँ पे हीट, वो T2 से यहाँ पे हमने कंडक्ट किया था, तो T1 हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ओके ना, क्योंकि यहाँ से गया है तो कंप्लीट हीट होगी ऐसा नहीं है ना, कुछ हीट बाहर भी जा सकती है, कुछ हो भी सकता है, क्योंकि वर्क हो गया है, वर्क हुआ है मतलब कुछ हीट जा भी सकती है, तो ठीक है ना। तो T1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके। T1 अगर ग्रेटर देन T2 है तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, T यहाँ पे इनवर्स में आता है, ओके। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि W1, देखो यहाँ पे T1 हमारा जो इससे ज़्यादा हो गया है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके। W और इसका भी रिलेशन लिख सकते हैं, तो W1 इज ग्रेटर देन W2, ओके। नाउ नेक्स्ट इसके अभी फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ओके। तो वन बाय वन एक वैल्यूज इसमें डाल देते हैं, दैट इज वैल्यू इज व्हाट, देखो W1 का वैल्यू क्या है, Q इंटू 1 माइनस T0 बाई T1 माइनस Q इंटू 1 माइनस T0 बाई T2, ओके। तो अभी क्या होगा, ये Q को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे Q और ये माइनस Q, तो ये दोनों Q कैंसिल हो सकते हैं, ओके। और देखो अभी नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे Q T0 बाई T1, ये माइनस में आ जाएगी टर्म, और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे Q T0 बाई T2, तो Q में बाहर कांस्टेंट रखता हूँ कॉमन निकाल के, और फिर यहाँ पे इसको लिखता हूँ पहले T0 बाई T2 और माइनस T0 बाई T1। तो अभी देखो क्या हो गया, अभी हमारा T1 तो T2 से ज़्यादा है, तो ये टर्म ऐसे ही निकल जाएगी अगर हम लोग निकलेट करें तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, तो नियर अबाउट 0 हो सकती हो, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से ये हमें ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो देखो ये हमारा जो T0 है ना, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, और जो इसको जो अंदर है Q बाई T2 लिख सकते हैं और माइनस Q बाई T1। तो ये एक्चुअल में चीज़ क्या है, हमारा चेंज इन एंट्रोपी है यहाँ पे, ये जो चीज़ है वो डेल्टा एस, दैट इज़ अ चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो डेल्टा एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे T0 डेल्टा एस इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा हो गया अनअवेलेबल एनर्जी। तो अनअवेलेबल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो चेंज इन एंट्रोपी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर
हमारा डेल्टा एस अगर इंक्रीज होगा, डेल्टा एस इफ गेट्स इंक्रीजेस देन अनअवेलेबल एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, अगर अनअवेलेबल एनर्जी अगर इंक्रीज होती जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो बहुत कम हो गई। अगर ये अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो अवेलेबल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। कम होने की वजह से क्या होगा, वर्क कम हो जाएगा, यूजफुल वर्क बहुत कम रहेगा। ओके, वो टाइम पे। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ओके, उस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होगा, यूजफुल वर्क यहाँ पे ये कंडीशन में कम होते जाएगा अगर यहाँ पे ये एनर्जी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, और हम जानते हैं कि यूनिवर्स की जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस है उसका क्या रहता है, वो इरिवर्सिबल रहते हैं, और हमारे यूनिवर्स रहता है उसकी एंट्रोपी भी कंटिन्यू इंक्रीजिंग होती रहती है। ओके ना, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग होती रहती है, डिक्रीज नहीं होती वो। ओके ना, तो वो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ पूरी डिफाइन की जाती है। तो अगर हमें ये फाइंड करना है चेंज इन एंट्रोपी, इससे हम लोग ये फॉर्मूला से लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू ई बाई टी नॉट, दैट इज अ अनअवेलेबल एनर्जी डिवाइड बाय टी नॉट, ऐसे आ सकता है। ओके, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ओके, उस तरह से अब अनअवेलेबल एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिंक्स, ये फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं उससे। ठीक है ना, अभी वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज द हीट डेथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, उसका वर्डिंग दैट इज अ हीट डेथ, और उसको बोलते हैं थर्मल डेथ। तो ये एक्चुअल में ये है क्या, हीट डेथ क्या है और थर्मल डेथ क्या है। ठीक है ना, स्मॉल कॉन्सेप्ट है। तो क्या है, अगर ये एंट्रोपी कंटिन्यू अगर इंक्रीजिंग ही होती जाएगी, ओके, एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी, तो हमने देखा कि इसके वजह से क्या हो जाएगा, एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया पूरा, अगर हमारा यूनिवर्स का जो है एंट्रोपी, जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया यूनिवर्स में, मतलब किसी भी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं है उसमें, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो हीट फ्लो कहाँ पे होगी, कहीं भी फ्लो नहीं होगी, सब प्रोसेसेस रुक जाएगी। हमने अभी तक थर्मोडायनामिक्स में देखा, देखो सब प्रोसेसेस क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि डिफरेंस है उसके बीच में, हीट को फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए। ओके ना, आपके टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। ओके ना, तो मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, इसलिए तो हमारी देखो इफिशियंसी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो। ओके, उस पर मास वगैरह, उस पर कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ डिपेंड नहीं करता, वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर या हीट हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके ना, उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए अगर वो नहीं होगा पूरा टेम्परेचर, अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, मतलब हमारा T1 अगर इक्वल टू T2 हो गया पूरा, T1 मतलब हम लोग यूनिवर्स में अगर कंसिडर कर रहे हैं कोई भी प्रोसेस को, T1 और T2 कंसिडर कर रहे हैं, मतलब सोर्स और सिंक, ये दोनों अगर इक्वल हो चुके हैं, अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो ये हो जाएगा। अगर इफिशियंसी के फॉर्मूला में देख लो, अगर T और T0 और T यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। जीरो हो जाएगी मतलब इफिशियंसी जीरो, मतलब किसी भी तरह का वर्क ही नहीं है, मतलब प्रोसेस काम ही नहीं करेगी, इस तरह की प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ओके ना, पॉसिबल मीन्स पॉसिबल अभी तक तो नहीं हुई है, पर कुछ नहीं बोल सकते कि इन द फ्यूचर इट कैन बी पॉसिबल। ओके ना, क्योंकि अगर इस तरह से होते गया तो प्रोसेसेस एक टाइम पे रुक सकती है यहाँ पे। ओके ना, तो इस तरह से हम इस चीज़ को बोलते हैं हीट डेथ, और बोलते हैं कि थर्मल डेथ। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि हीट जहाँ पे यही नहीं होगा, उसका पास ही नहीं होगा, एक तरह से दूसरी तरह नहीं जाएगी, तो किसी तरह की प्रोसेस नहीं होगी, हर जितने नेचुरल प्रोसेसेस है हमारे वो सब रुक जाएंगे। ओके ना, वो टाइम पे। सो दिस इज नोन एज दी हीट डेथ और थर्मल डेथ। सो यहाँ पे हमने आज क्या क्या देखा, एंट्रोपी तो हमने पहले ही देख लिया था, अनअवेलेबल एनर्जी का हमने एक पॉइंट देख लिया, और में एंट्रोपी ऑफ ए स्टीम देख लिया। ओके, देन यहाँ पे एक डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ओके, ये इस फॉर्मूला से आप बता सकते हो आराम से डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है। ओके ना, मतलब डेल्टा एस अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज होगा। ओके, वो भी इंक्रीज होगा। ओके, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके वजह से क्या है, अगर अनअवेलेबल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रहा है तो अवेलेबल जो एनर्जी है वो हमेशा कम आएगा। ओके, क्योंकि जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो एनर्जी, वो एक्चुअल में इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से यूजफुल वर्क कम रहेगा अगर अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।